अच्छा, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, last time we were discussing Doppler's effect. Doppler's effect का क्या मतलब था? The apparent change in the frequency of sound waves caused by the relative motion of the source of sound or listener or both. ठीक है, इसमें हमने दो मेन केसेस और 4 सब केसेस पढ़े थे. देखिए, केस नंबर 1 ये था कि व्हेन सोर्स इज इन मोशन, लिसनर इज एट रेस्ट. तो उसमें दो केसेस थे. व्हेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी, लिसनर अवे. तो ये दो सब केसेस थे. केस नंबर 2 था व्हेन द लिसनर इज इन मोशन एंड सोर्स इज एट रेस्ट. तो इसमें भी दो सब केसेस थे. When the listener is moving towards a stationary source and moving away from a stationary source. ठीक है. And this is case number 3 when both are in motion. When source and listener both are in motion. तो इसमें भी दो सब cases हैं. When source and listener move towards each other. और फिर हम पढ़ेंगे कि when source and listener move away from each other. तो please remember, आपको पता है कि व्हेन सोर्स इज इन मोशन तो कंसेप्ट क्या था? चेंज इन लेंथ वाला कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं. रिमेंबर, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. व्हेन सोर्स इज इन मोशन तो वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ चेंज इन वेवलेंथ. और व्हेन द लिसनर इज इन मोशन तो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. अब जरा गौर से देखिए, यहां पर आप देखिए दोनों मूव कर रहे हैं. तो अगर दोनों मूव कर रही हैं तो उन दोनों केसेस को एक इक्वेशन में कंबाइन करेंगे. देखिए, द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द लिसनर, तो चेंज इन वेवलेंथ वाला कंसेप्ट, और द लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट और वेवलेंथ का कंसेप्ट दोनों को एक इक्वेशन में क्या करेंगे? कंबाइन. यानी इन दिस केस अगर सोर्स लिसनर की तरफ जा रही है तो याद रखिए वेव लेंथ डिक्रीजेस, और अगर लिसनर जो है वो सोर्स की तरफ, देखिए लिसनर सोर्स की तरफ जा रही है तो लिसनर की वेलोसिटी और आवाज की वेलोसिटी ऑपोजिट हैं, तो दे विल बी एडेड. तो दोनों कंसेप्ट्स को हम यूज करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कंबाइन करते हैं. इज इट? यानी वी विल राइट लाइक दिस इन सब केस. जो केस नंबर 3 है, सब केस में वी विल राइट कि वी डैश इज इक्वल टू एफ डैश लैम्डा डैश. ठीक है. वी आर इंटरेस्टेड इन एफ डैश. एफ डैश का मतलब है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, सो दिस विल बी वी डैश डिवाइड बाय लैम्डा डैश. This is let equation number 1. Now look at the diagram. शाबाश. आप लोग देखिए, अगर ये हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड है, ये सोर्स ऑफ साउंड है, और ये आप देखिए लिसनर है. लिसनर सोर्स की तरफ आ रहा है विथ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी b, और सोर्स लिसनर की तरफ जा रही है विथ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी a, और जो आवाज है इस आवाज की वेलोसिटी क्या है? आप देखिए v. अब आप देखिए सोर्स जा रही है, तो लोकेट इन केस ऑफ व्हेन सोर्स इज मूविंग तो ये v हम क्या लेते थे? डिस्टेंस. और जब ये सोर्स आ रही है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाते हैं? कम. फॉर एग्जाम्पल, अगर सोर्स एट एनी इंस्टेंट इधर पर है तो अब देखिए बाकी डिस्टेंस कितना रह जाएगा? v माइनस ए. क्लियर? ये बाकी डिस्टेंस v माइनस ए है. लेकिन देखो ये लिसनर भी इस डायरेक्शन में, मसलन लिसनर इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दे आर एंटी पैरेलल, दे विल बी एडेड. तो देखिए पहले लिसनर मोशन में है तो आप देखिए आवाज की वेलोसिटी
listener की velocity, they are anti-parallel, they are added. So I'll say V plus B. This is let equation number 2. What was the concept of the change in wavelength? हमने पढ़ा था distance occupied divided by number of waves. तो distance occupied कितना है? V minus A. अगर source listener की तरफ जा रही है तो distance कम, waves are compressed, wavelength decreases, therefore apparent frequency increases. तो this will be V minus A divided by number of waves. और ये हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि अगर आप इसे वेलोसिटी कंसीडर करते हैं तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, और अगर आप इसे डिस्टेंस कंसीडर करते हैं तो दिस इज नंबर ऑफ वेव्स, डजंट मैटर, इट इज द सेम थिंग. तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3. सही है. अब जरा देखें, आप ऐसा करें, पुट इक्वेशन नंबर 2 and 3 in equation number 1. इक्वेशन 2 और 3 1 में पुट करो तो देखिए ये आ जाएगा f डैश इज इक्वल टू व्हाट इज v डैश, v प्लस b, एंड व्हाट इज लैम्डा डैश, v माइनस a डिवाइड बाय f. ये f ऊपर चला जाएगा तो देखिए f डैश आ जाएगा v प्लस b डिवाइड बाय v माइनस a मल्टीप्लाइड बाय f. ठीक है. दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 4. दिस इज द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ए. आप लोग देखें, इस इक्वेशन का नोमेरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है. जब नोमेरेटर बढ़ जाता है तो एफ डैश बढ़ जाता है, और डिनोमिनेटर कम हो जाता है तो ये बढ़ जाता है, तो ये मजीद बढ़ जाता है. अगर सोर्स और लिसनर आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर तो याद रखिए देयर विल बी अ रैपिड इंक्रीज इन द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स. देखिए लिसनर के लिए इस आवाज की जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है इसमें एक रैपिड चेंज आ जाएगा, बिकॉज इस इक्वेशन का नोमेरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है. ठीक है. मींस दिस क्वांटिटी, इफ यू सी यू कैन राइट, आई राइट लाइक दिस कि v प्लस b डिवाइड बाय, बल्कि इस तरह लिखूंगा, v प्लस b is greater than v minus a, तो v plus b divided by v minus a is greater than 1. Therefore, according to equation number 4, f dash is greater than f. तो याद रखिए, whenever the source and listener move towards each other, so apparent frequency rapidly increasing. शाबाश, हरी अप, जल्दी करो. अब आप जब पेपर में लिखते हैं तो नेक्स्ट केस के लिए आप ज्यादा ना सोचें, सोचने की जरूरत नहीं है. डोंट वेस्ट योर टाइम इन योर पेपर. ओके. आप ऐसा करें, जहां पर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करो, जहां पर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करो. शाबाश. तो इसमें जो केस नंबर 3B है, देखिए केस नंबर 3B. तो व्हेन सोर्स एंड लिसनर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो आप इधर लिखिए अवे, अवे फ्रॉम ईच अदर. इफ दे आर मूविंग अवे, शाबाश, तो फिर वी कैन डिस्कस इट लाइक दिस. ये सपोज अगर दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, ठीक है. देखें ये है लिसनर. नाउ लुक एट द कंसेप्ट.
ये लिसनर आवे जा रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लिसनर बी। ठीक है, और देखो आवाज इस डायरेक्शन में आ रही है तो वेलोसिटी इज वी, और ये सोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दिस इज ए। अब आप देखिए, अगर सोर्स एट एनी इंस्टेंट यहां पर है तो ये v अगर आप डिस्टेंस कंसिडर करें तो ये डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आप देखिए दिस विल बी v प्लस ए। तो वेवलेंथ के कंसेप्ट में वेवलेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, शाबाश। और जब वेवलेंथ बढ़ जाती है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम। लेकिन लुक एट, ये लिसनर और ये वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी और लिसनर की वेलोसिटी पैरेलल हैं। व्हेन वेलोसिटीज आर पैरेलल दे आर सब्ट्रैक्टेड, तो रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाती है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। तो सोर्स के मोशन की वजह से भी फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आ रहा है, लिसनर के मोशन की वजह से भी फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आ रहा है। सो वी कैन से देयर विल बी अ रैपिड डिक्रीज। तो दोबारा इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप लोग इस तरह लिखें, जहां पर पॉजिटिव है उसे नेगेटिव करो, जहां पर नेगेटिव है इसे पॉजिटिव करो। तो देखें ये इक्वेशन लेके फिर ये लेके, नाउ वी डैश विल बी v माइनस बी। देखिए b एंड v आर पैरेलल सो दे आर सब्ट्रैक्टेड, और लेमडा डैश जो है दिस इज v प्लस ए डिवाइड बाय f। ठीक है, शाबाश। तो पुट इक्वेशन 2 and 3 and 1। तो ये जो पॉजिटिव है इसे नेगेटिव करो और जो नेगेटिव है इसे पॉजिटिव करो। दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ए नाउ इट्स वेरी सिंपल। नाउ v माइनस बी, v प्लस ए से क्या होगा, कम, तो ऑटोमेटिकली v माइनस बी डिवाइड बाय v प्लस ए विल बी लेस देन 1, तो दिस विल बी लेस देन f। तो प्लीज रिमेंबर, लेकिन एक बात आप याद रखें, यहां पर आप लोग लिखिए डबल डैश, क्योंकि नाउ दिस इज द सेकंड केस, तो f डबल डैश v डबल डैश वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, इसमें ये चेंज करें, बाकी नो नीड ऑफ कैलकुलेशन फर्दर। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर f डबल डैश विल बी लेस देन f। f डैश का मतलब है कि केस नंबर 3 में फर्स्ट केस, और f डबल डैश का मतलब है कि केस नंबर 3 में सेकंड केस। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब टोटल कितने फार्मूलाज हो गए? 6। याद रखिए, इन 6 फार्मूलाज को याद करना स्टूडेंट्स के लिए दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान मेथड बता रहा हूं। आप इन 6 फार्मूलाज में से 8 फार्मूला तो याद कर सकते हैं ना? अच्छा देखिए, देखो ये आपने लिख लिया। अच्छा देखो, ये मैं इसे रफ कर रहा हूं एंड लुक इट नाउ। आप लोग सिर्फ 8 फार्मूला याद रखें। मसलन एफ डैश या डबल डैश डजंट मैटर, लेकिन एक याद रखें, मसलन v प्लस बी डिवाइड बाय v माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय f। ये 8 फार्मूला याद रखें। अगर आप ये याद करते हैं कि v माइनस बी डिवाइड बाय v प्लस ए डजंट मैटर, लेकिन 8 फार्मूला याद रखें। अब जरा देखिए, लुक एट द कंसेप्ट। देखिए, इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाता है कि सोर्स स्टेशनरी लिसनर की तरफ जा रही है
या लिसनर स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा है, या दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, या दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कंफ्यूजन नंबर 1 ये है कि स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि ये बी में ऊपर लिखूं या नीचे, ए में ऊपर लिखूं या नीचे। नंबर 1 कंफ्यूजन। बस स्टूडेंट्स मसलन लिखते हैं v प्लस ए ऊपर लिखता है, v माइनस बी नीचे लिखता है। नंबर 1 कंफ्यूजन ये है कि स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि b में ऊपर लिखूं कि नीचे, a में ऊपर लिखूं कि नीचे। कंफ्यूजन नंबर 1। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं लाइक दिस। आप लोग देखिए, अल्फाबेटिकली ए पहले आता है कि बी? अल्फाबेटिकली ए पहले आता है और बी बाद में। ट्रिक नंबर 1, अल्फाबेटिकली डिनोमिनेटर में डी पहले आता है और नोमिनेटर में एन है तो एन बाद में। तो अल्फाबेटिकली ए पहले है, डी भी पहले है, तो ए हमेशा डिनोमिनेटर में होगा और ये बी हमेशा नोमिनेटर में होगा। ये मसला तो हल हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो, ठीक है। तो याद रखिए, बी नोमिनेटर में होगा, बी नोमिनेटर में और ए डिनोमिनेटर में, ठीक है। दिस इज फिनिश्ड। अच्छा, फिर यानी आप एक फार्मूला याद रखिए, बस अब याद करने की जरूरत भी नहीं है। बी नोमिनेटर में है, आप लोग लिखिए v माइनस बी, v प्लस बी डजंट मैटर। नीचे लिखिए v प्लस ए, v माइनस ए डजंट मैटर। लेकिन अगर ये आप प्लस लिखे तो ये माइनस लिखो, ये माइनस लिखते हो तो ये प्लस लिखो, ठीक है। ये एक फार्मूला याद रखें। अच्छा, नाउ लुक इट, लास्ट टाइम हमने व्हेन द सोर्स वाज इन मोशन एंड लिसनर वाज एट रेस्ट, तो आपको पता है, लुक इट, हमने ये पढ़ा था कि एफ डैश इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय वी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एफ व्हेन द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स। तो ये फार्मूला था, क्योंकि ये इससे ज्यादा है, दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 इफ डैश इज ग्रेटर देन। दूसरा ये था, दिस इज v डिवाइड बाय v प्लस a, ठीक है। इसमें आप देखें, द सोर्स इज इन मोशन बिकॉज b इसमें एब्सेंट है, b नहीं है तो लिसनर इज एट रेस्ट। तीसरा फार्मूला हमने पढ़ा था, इफ डैश इज इक्वल टू v प्लस b डिवाइड बाय v। इसमें आप देखिए a नहीं है तो सोर्स इज एट रेस्ट, और f डबल डैश इज इक्वल टू v माइनस बी डिवाइड बाय v इंटू एफ, ठीक है। 4 फार्मूलाज ये हैं और 2 जो अभी हमने पढ़े। एक ये फार्मूला था कि एफ डैश इज v प्लस बी डिवाइड बाय v माइनस ए इंटू एफ, और एफ डबल डैश इज इक्वल टू v माइनस बी डिवाइड बाय v प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एफ। सही है। इन 6 फार्मूलाज को याद करने की जरूरत नहीं है, इसे रटा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक फार्मूला याद रखें। एंड नाउ इसमें हम चेंजेस करते हैं, गौर से देखो। अगर न्यूमेरिकल में एमसीक्यू में आ जाएं, क्योंकि एमसीक्यूज इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा आते रहते हैं, एमसीक्यूज में फिर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए, अगर लिखा है कि लिसनर रेस्ट में है और सोर्स मोशन में है, लिसनर रेस्ट में है, लुक इट, अगर लिसनर रेस्ट में है तो इसका मतलब है b इज इक्वल टू 0 और सोर्स मोशन में है। तो देखो, एफ डैश इज इक्वल टू, इसमें आप लोग लिखिए b की जगह 0 तो v डिवाइड बाय v माइनस a मल्टीप्लाइड बाय f। अगर सोर्स लिसनर की तरफ जा रही है तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है ये डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, तो इट शुड बी v माइनस ए। तो अब देखिए फार्मूला नंबर 1 आया। अच्छा, अगर सोर्स अवे जा रही है, अवे, तो आप देखिए फिर भी लिसनर रेस्ट में है, तो आप लोग लिखेंगे इफ डबल डैश इज इक्वल टू v डिवाइड बाय v, ये माइनस ए है, आप इसे प्लस करो, क्योंकि व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो डिनोमिनेटर को आप ज्यादा करें तो ये कम हो जाएगी, तो प्लस लिखो। दूसरा फार्मूला आ गया,
अगर लिसनर मोशन में है, सोर्स इज एट रेस्ट, तो आप ऐसा करें, ए को 0 करो, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस बी डिवाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई एफ। अगर लिसनर सोर्स की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, तो नोमरेटर ज्यादा होना चाहिए, तो v प्लस बी। और अगर अवे जा रहा है तो नोमरेटर कम होना चाहिए, तो आप देखिए दिस विल बी लाइक दिस। फार्मूला नंबर 4 आया। और आप देखिए ये वाला फार्मूला है, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम, ये ज्यादा ये कम। और अगर दोनों अवे जा रहे हैं तो ये कम ये ज्यादा। तो देखिए फार्मूला नंबर 5 हम इस तरह लिखते हैं, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो नोमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम, और अगर एक दूसरे से अवे जा रहे हैं तो फिर नोमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा। ठीक है, तो यू आर गेटिंग फार्मूला नंबर 6। तो बस आप लोग 8 फार्मूला याद रखिए, बस सिर्फ ये एक याद रखें और बाकी आप इसमें चेंजेस वेंजेस करें, यू कैन गेट ऑल द 6 फार्मूलाज। ठीक है, और याद रखिए ये जो 6 फार्मूलाज हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs एज वेल एज फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन योर पेपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।